एपिसोड की शुरुआत 2024 से होती है, जहां पर शन की मॉडलिंग एजेंसी का मैनेजर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मिग की वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रहा था। उस रात जो मिंग ने शन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जिस तरीके से शन ने उसकी पिटाई की, उसकी वीडियो शन ने अपने सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर मिंग को काफ़ी बैकलैश मिल रहा था। उसकी और बदनामी ना हो, इसीलिए मिंग ने मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजर से सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट की, ताकि शन लाखों करोड़ों का पेमेंट लेकर सेटलमेंट कर ले और वीडियो डिलीट कर दे। लेकिन शन किसी भी कीमत पर वीडियो डिलीट नहीं करने वाली थी। वो मिग की सच्चाई उसके फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। तब मैनेजर उसे काम से निकालने की धमकी देता है। उसके मुताबिक जब तक शन उसकी एजेंसी से जुड़ी हुई है, उसकी सभी लीगल डिसीजन एजेंसी खुद ले सकती है। इस बात से गुस्सा होकर शन खुद एजेंसी से मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर काम छोड़ देती है। रात को वो टोंग से मिलती है और उसे इन सब की बात के बारे में बताती है, जो जानकर टोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था। इस मामले में शैन विक्टिम थी, तो एजेंसी को उसका साइड लेना चाहिए था, पर शैन को अब इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे अब फॉलोअर्स और मॉडलिंग के चक्करों में पड़ना है। वो इन सब चीज़ों से बोर हो चुकी है। इस टाइम उसे टोंग के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, साथ ही दाई और जू के वीडियोस देखने हैं, क्योंकि कल तो टोंग अपने होम टाउन चला जाएगा। तब जाकर टोंग को याद आता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से दाई और जू का ईयर 2010 में ब्रेकअप हो गया था। लेकिन शन को नहीं लगता कि एक दूसरे के प्यार में पागल लोगों का भी ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन टोंग ऐसा नहीं सोचता था। तब वो टोंग को एक चैलेंज देती है कि अगर दाई और जू का ब्रेकअप नहीं हुआ तो टोंग होम टाउन नहीं जाएगा और बीजिंग में उसके साथ ही रहेगा, और अगर दाई और जू का ब्रेकअप हुआ तो शहनाज पूरी रात टोंग के साथ टाइम स्पेंड करेगी। ये सुनकर टोंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कहानी फिर ईयर 2009 में आती है। विंटर का टाइम चल रहा था और दाई अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उस दिन उसका प्रोड्यूसर जियान दाई को सूजी नाम की एक लड़की से मिलवाता है और उसे ऑफिस का काम सिखाने का ऑर्डर देता है। दाई सूजी को ऑफिस का बेसिक काम सिखाने लग जाती है, पर सूजी का काम में इतना ध्यान नहीं रहता। ऊपर से उसे छोटी छोटी चीज़ें भी करनी नहीं आती थी, तो दाई उसको काम पर सीरियस रहने की एडवाइस देती है। उसके मुताबिक उसकी जॉब को परमानेंट होने में 1 साल का टाइम लगा था, वो भी दिन रात मेहनत करके काम करने के बाद। अगर सूजी इस तरीके से केयरलेस रही तो वो सालों तक इंटर्न बनकर रह जाएगी। तब सूजी उसे बोलती है कि उसकी जॉब परमानेंट ही है, वो कोई इंटर्न नहीं है। ये सुनकर दाई शॉक हो जाती है। वो मैनेजर के पास जाकर इस बारे में बात करती है कि उसे तो इतनी मेहनत के बाद प्रमोशन मिला और यहाँ पर सूजी की जॉब पहले ही दिन से कैसे परमानेंट हो गई, जबकि उस लड़की को एक पेपर का प्रिंट करना भी नहीं आता। तब मैनेजर से दाई को पता चलता है कि सूजी की फैमिली टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और उसकी फैमिली काफ़ी रिच है। वैसे भी इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से ही काम मिलता है, तो भला सूजी इंटर्न क्यों बनी रहेगी, उसे तो डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा। इस बात से दाई काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती। दूसरी तरफ जू अब भी काम ढूंढ रहा था। जिस दौरान मेट्रो में उसे रेन दिखती है, वो तुरंत उसके पास जाकर अपने पैसे मांगता है, पर रेन उल्टा उससे ही 500 युआन मांगती है। देखकर ही लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसने खुद के साथ बाकी इन्वेस्टर्स और जू का भी पैसा डुबा दिया था। अब तो रेन के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। फिर भी रेन जू से प्रॉमिस करती है कि वो कहीं से पैसों का इंतजाम करके फिर से इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके भी पैसे लौटा देगी। रेन की हालत देखकर तो जू का भी पैसे मांगने का दिल नहीं करता, इसलिए रेन जब जा रही थी तब जू उसके पास जाकर उसे खाने के लिए थोड़े से पैसे दे देता है। तब रेन उसे मिस्टर हुआन नाम के एक पर्सन का नंबर देती है। हुआन का उन्होंने वेडिंग शूट किया था, जिसके पैसे उसने अब तक नहीं दिए, इसीलिए रेन जू को वहाँ से 20,000 युआन का पेमेंट लेने के लिए बोल देती है। फिर जब जू रूम पर आता है तो दाई उसे इंटरनेट का बिल पे करने के बारे में पूछती है, लेकिन जू के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो खुद ही बिल पे करने चली जाती है। आजकल दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके बीच का प्यार जैसे कहीं खो गया हो। दोनों अपने रिश्ते को सुधारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। और उस रात क्या हुआ था, ना ही उस बारे में दाई ने आज तक जू को बताया और ना ही जू ने उससे पूछा। आजकल तो उन दोनों में ज़्यादा बात भी नहीं होती थी। दोनों किसी अजनबी की तरह एक साथ बस रूम में रह रहे थे। अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स और ऑफिस में उसके साथ हो रहे इनजस्टिस चीज़ों का गुस्सा वो अगले दिन प्रोड्यूसर जियान पर निकालती है और जॉब को छोड़ देती है। वो किसी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना चाहती थी जहाँ पर उसकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाए और बिना मेहनत के नेपोटिज्म के चलते कुछ लोग आगे बढ़ते जाएं। फिर रात को आज सभी रूममेट्स एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। जल्दी न्यू ईयर आने वाला था और सभी लोग अपने फ्यूचर प्लान्स एक दूसरे को बताते हैं। ओल्ड मैन मिंग ने यहाँ पर अपने ग्रैंड चाइल्ड जुआन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं जिंग और शियान ने जो बिटकॉइन खरीदा था, उसका वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा था
और उन लोगों का गेमिंग ऐप का काम भी अच्छा चल रहा था। यान को जल्दी फिटनेस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलने वाला था। उसके बाद तो उसे फिटनेस ट्रेनिंग की अच्छी जॉब मिल जाएगी और फ्यूचर में वो अपना एक जिम भी खोलना चाहता है। बात रही जय की, तो उसे अब अपने एडमिशन के लिए बस थोड़े ही पैसे जमा करने हैं। उसके बाद वो सिर्फ अपना ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट करना चाहती हैं। इस दौरान जब सभी लोग बात कर रहे थे, तभी दाई की नज़र टीवी पर चल रहे न्यूज़ पर जाती है, जहाँ पर एक न्यू आइडल अपने पहले सॉन्ग पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दुआन था, जिसने इंटर्नशिप की स्लेवरी से इरिटेट होकर जॉब छोड़ दी थी। दुआन की सक्सेस देखकर दाई को खुद पर अफसोस होने लग जाता है। दुआन ने इंटर्नशिप छोड़कर भी सक्सेस हासिल की और दाई के इंटर्नशिप करने के बाद मिला प्रमोशन भी किसी काम का नहीं था। फिर जब बाकी रूममेट जू से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं, तब वो अपना पास चेंज करने के बारे में बताता है। ये सुनकर दाई भड़क जाती है। उसे लगा कि अगर जू के पास बदलने का एक मौका होता तो वो उससे प्यार करता ही नहीं। उसे अब उनके रिश्ते को लेकर रिग्रेट हो रहा है। हालांकि जू का मतलब ये नहीं था, लेकिन दाई आजकल इतना फ्रस्ट्रेट होती है कि उसे जू की हर बात गलत लगती है। यहाँ तक कि वो गुस्से में अपना जॉब छोड़ने की बात भी सभी को बोल देती है और अपनी रूम में चली जाती है। दाई की इन बातों से जू काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। तब बाकी रूममेट्स उसे ये कहकर मोटिवेट करते हैं कि कुछ टाइम बाद उन दोनों को ये अच्छी जॉब मिल जाएगी और दोनों का रिश्ता भी पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पर दाई को लेकर जो टेंशन में था, वो किसी भी तरीके से उसे खोना नहीं चाहता था। जू को इतना परेशान देखकर यान उससे बात करने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि लाइफ एक मैराथन रेस की तरह होती है। उन्हें फिनिश लाइन तो क्रॉस करनी ही है, लेकिन रेस के पहले 5 किलोमीटर की तरह उनके रिलेशन के भी पहले की कुछ साल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग रेस छोड़ दें। उन्हें हर कोशिश करके पूरी हिम्मत के साथ अपने रिलेशनशिप को फिनिश लाइन तक ले जाना है। यान कि ये बात जू पर गहरा असर छोड़ती है और वो डिसाइड करता है कि वो उसके और दाई की रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। दाई को फिर से पहले की तरह फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। वो इस तरह उनके प्यार को ख़त्म नहीं होने देगा। लेकिन जू को पता ही नहीं है कि दाई घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही है और उसने जू के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया है। जे उसे बीजिंग में रहने के लिए और जू से रिश्ता ना तोड़ने के लिए काफ़ी समझाती है, पर दाई अपना डिसीजन नहीं बदलती। उसके मुताबिक अब उनके प्यार को बचाने की कोशिश करना बेकार है और बीजिंग में मौजूद कुछ सेल्फिश लोगों के साथ वो कभी भी करियर में सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। अगले दिन जब जेई अपने काम पर जा रही थी, तो यान उसे रोककर अपनी सेविंग्स देता है उसकी कॉलेज फीस भरने के लिए, लेकिन जेई वो पैसे लेने से मना कर देती है। पर वो यान के एफर्ट्स देखकर स्माइल भी कर रही थी। वहीं आज जेई की डेट एक 80 ईयर्स के मैन के साथ थी, जो कि उसे अपने साथ शादी करने के लिए मना रहा था। ओल्ड मैन के मुताबिक अगर जेई उससे शादी करके उसे एक बच्चा देगी, तो वो उसके कॉलेज की स्टडीज़ का पूरा खर्चा उठाएगा। उसके बाद जेई को सिर्फ घर में रहकर उनके बच्चों को संभालना है। उनका कोई और बच्चा नहीं है, तो उसके मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी जेई और उसके बच्चे की होगी। यहाँ पर शादी की बात को अवॉइड करने के लिए जेई ओल्ड मैन को और कुछ दिनों तक डेट करने को बोलती है, तो ओल्डमैन उसे आज रात उसके साथ घर चलने के लिए फोर्स करता है। जेई के मना करने के बाद भी वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली वहाँ पर यान आ चुका था, जो उस ओल्ड मैन को धमकी देकर और खुद को जे का बॉयफ्रेंड बताकर उसे वहाँ से ले जाता है। जे को ये काम करता हुआ देखकर यान उस पर काफ़ी गुस्सा था कि अगर कॉलेज वालों को जे की इस जॉब के बारे में पता चला तो उसे कॉलेज से ही निकाल देंगे। आखिर वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है। उसके लिए यान को इतना फिक्र करता हुआ देखकर जे काफ़ी खुश थी। एक तरफ जहाँ पर दाई और जू एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो वहीं जे और यान एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार को समझ रहे थे। दूसरी तरफ जू उनके रिश्ते की नई शुरुआत के लिए दाई को डिनर पर ले जाने की बात कहता है और दाई ब्रेकअप से पहले एक लास्ट टाइम जू के साथ डिनर करना चाहती थी, इसीलिए वो अगले दिन डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन जब जू दाई को डिनर पर ले जाने के लिए रूम की तरफ जा रहा था, तो उसे मेट्रो में चैन मिलता है। वही लड़का जिसने एक बार इसी मेट्रो स्टेशन में जू को स्क्रिप्ट कंपटीशन का फॉर्म दिया था, और आज जाकर जू को चैन से पता चलता है कि उस कंपटीशन में जू जीत गया था, लेकिन उसने ऑर्गेनाइजर्स के मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए चैन की स्क्रिप्ट को, जो कि सेकंड आई थी, उसे फर्स्ट पोजीशन दे दी गई और अब उसी की स्क्रिप्ट पर मूवी बनाई जा रही है, जिसमें चैन डायरेक्टर है। और कंपटीशन का एक प्राइज़ वही था कि प्राइज मनी के साथ साथ जीतने वाले की स्क्रिप्ट पर मूवी बनाई जाएगी, जिसमें राइटर या डायरेक्टर होगा। ये बात सुनकर जू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी लाइफ ने उसको सपना पूरा करने के लिए एक मौका दिया था, लेकिन वो उस टाइम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ था कि उसे कंपटीशन जीतने के बारे में भी पता नहीं चला। हाथ में आया हुआ मौका भी उसने गंवा दिया। अगर आज उसे वो प्राइज़ मनी मिलती
वो डायरेक्टर बन जाता तो दाई उसका रिश्ता और उनकी लाइफ सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाती। इन सब फ्रस्ट्रेशन में जू मिस्टर वान से मिलने के लिए जाता है और उनसे अपने काम की 20,000 युआन मांगता है, लेकिन वो उसे पैसे देने से सीधा मना कर देता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है, जिस दौरान हुआन जू को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और कुछ पैसे उसके मुंह पर फेंक कर चला जाता है। वहीं दाई बहुत देर से रेस्टोरेंट में जू का वेट कर रही थी। इतनी देर तक बिना ऑर्डर के वो वहाँ पर बैठ नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर उसे जू मिलता है, जो उससे माफ़ी मांगकर उसे फिर से रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर जू के फेस पर मारपीट के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन दाई के बार बार पूछने पर भी वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ उस डिनर को सबसे रोमांटिक डिनर और मेमोरेबल बनाना चाहता था, लेकिन भला बिना पैसे के वो किसी भी चीज़ को मेमोरेबल कैसे बनाएगा। यही चीज़ शेन ने भी ईयर 2002 में कही थी कि बिना पैसे के प्यार करना पॉसिबल नहीं है। सालों पहले वही चीज़ साल 2009 में दाई और जू के साथ हो चुकी थी। उस रेस्टोरेंट के फूड के प्राइसेस इतने कॉस्टली थे कि जू दाई को एक अच्छा खाना तक नहीं खिला पाता। वो सिर्फ सबसे कम पैसों का एक छोटा सा केक दाई के लिए अफोर्ड कर पाता है। इस दौरान उसी रेस्टोरेंट में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। उनके रिलेशनशिप को 520 दिन कंप्लीट हो चुके थे। उन्होंने भी अपने रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम झेली थी। कभी कभी उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक बाउल नूडल्स होते थे, फिर भी दोनों ने मिलकर मेहनत की और आज उनके पास अच्छा करियर, घर, पैसा सब कुछ है। शायद उन कपल के जरिए लाइफ दाई और जू को सिग्नल दे रही थी कि मेहनत करो और हार मत मानो, उनका प्यार वर्थ इट है। जू लाइफ के इस इशारों को समझ गया था और वो उसी टाइम एक कैंडी रिंग लाकर दाई को प्रपोज करता है। इस टाइम वो सिर्फ इस रिंग को अफोर्ड कर सकता था, लेकिन वो मेहनत करके उनकी लाइफ को सुधारेगा और एक दिन एक कॉस्टली डायमंड की रिंग से ही उसे प्रपोज करेगा। वो उनके प्यार को एक मौका देना चाहता है। 1 साल पहले उसने इसी तरीके से दाई को कैंडी रिंग से प्रपोज किया था। तब दाई काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर आज दाई लाइफ का वो इशारा नहीं समझी, ना ही आज वो इस कैंडी रिंग से जू के प्रपोजल से खुश है। वो उनके प्यार और ये रिश्ता तोड़ रही है, क्योंकि उनके रिश्ते का अब कोई फ्यूचर नहीं है। उनका प्यार वर्थ इट नहीं है। उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है तब भी जू उसके पास नहीं था। उस दिन जब यिमिंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला था, तब जू को पता भी नहीं है कि वो कितना डर गई थी। उसने उसे कितनी बार कॉल किया, लेकिन जू ने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे जू ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ऊपर से जू सोचता है कि वो यिमिंग के साथ इंटीमेट हुई थी। इन बातों से वो थक चुकी है। वो सिर्फ अब शांति से जीना चाहती है। दाई से ये सारी बातें जानकर जू तो एकदम शॉक रह गया था। वो उसे समझाता है कि उस दिन पावर कट होने की वजह से उसकी फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं हुई थी और उसने कॉल काटा नहीं था। साथ ही जू यहाँ पर उससे रिश्ता ना तोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, पर दाई इस बात को नहीं मानती। उसी टाइम वेट्रेस बिल लेकर आती है और बिल पे करने के लिए जू के पास पूरे पैसे नहीं थे। तब दाई बिल पे करके वहाँ से चली जाती है। इस पॉइंट पर जू अपनी हिम्मत हार चुका था। वो खुद को काफ़ी मजबूर फील कर रहा था। वो ना तो दाई को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाया, ना ही उसे सेफ रखने के लिए उसके साथ खड़ा था, और ना ही उनका प्यार बचा पाया। वो हर चीज़ से फेल हो चुका था। कहानी अब वापस से 2024 में आती है। प्रपोजल के टाइम पर जू ने उनका वीडियो बनाकर रखा था, जो कि शेंग और टोंग देख रहे थे। उनका ब्रेकअप देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी वीडियोस देखते देखते दोनों उनसे इमोशनली अटैच हो चुके थे, लेकिन इसके आगे उस हार्ड ड्राइव में कोई भी वीडियो नहीं थी, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि इसके बाद दाई और जू के साथ क्या हुआ। कहानियाँ फिर से 2009 में आती हैं, जहाँ पर दाई को हम रूम में देखते हैं। उसने घर जाने के लिए पूरी पैकिंग कर ली थी। सिर्फ रूल के मुताबिक अल्कोहल की एक बॉटल खत्म करने के बाद वो हमेशा के लिए जू से सारे रिश्ते तोड़कर उनके प्यार को खत्म करके बीजिंग को छोड़कर चली जाएगी। वो अल्कोहल पीने ही वाली थी कि तभी उसे पुलिस का कॉल आता है, जो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, क्योंकि पुलिस ने जू को अरेस्ट कर लिया था। अब हम दाई को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जू ने यिमिंग के सर पर गिटार फेंक कर उसे मारा और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। अब यिमिंग ने जू के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया था। यिमिंग भी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था और उसे देखकर दाई समझ जाती है कि यिमिंग केस वापस लेने के मूड में नहीं है। वो अब जू का गुस्सा उसे जेल में डालकर दाई पर उतारेगा। दाई जू से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस इस टाइम पर उसे मिलने नहीं देती, इसलिए दाई वहीं पर बैठकर जू का वेट करने लगती है। इधर पुलिस जू से इंटरोगेशन कर रही थी, लेकिन जू ने यिमिंग पर अटैक करने की रियल वजह नहीं बताता। दूसरी तरफ दाई जू का वेट करते करते थक कर सो गई थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तभी पुलिस उसे जू से मिलने नहीं देती और एक पुलिस वाला उसे रूम तक छोड़ने जाता है। इस दौरान पुलिस वाले
को दाई और जू के रिलेशन के बारे में पता चलता है, तब वो दाई को सच्चाई बताते हैं कि जू इतनी आसानी से जेल से नहीं निकल पाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, उसे शायद सालों की कैद हो सकती है। इसीलिए वो पुलिस वाला दाई को वापस से अपने होम टाउन चले जाने के लिए बोलता है। स्मॉल सिटीज में स्ट्रेस भी कम होता है और एक हैप्पी लाइफ जिया जा सकता है। उनकी भी एक बेटी थी जिसने प्यार के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फॉरेन में शिफ्ट हो गई, लेकिन 3 साल बाद उनका ब्रेकअप हो गया और अब वो उनके साथ रहती है। अब उसके फ्यूचर का कोई भी होप नहीं है, ना तो उसके पास डिग्री है और उसने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 3 साल गंवा दिए, जिसका उसे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है। उसका प्यार कभी वर्थ इट नहीं था। पुलिस वाले की ये बातें दाई पर गहरा असर डालती हैं, लेकिन वो जू को इस तरीके से जेल की सजा होते हुए नहीं देख सकती। येमिंग ने पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसे गुस्से में जू ने उसे मारा। इसीलिए रात को दाई मोक को उनके अपार्टमेंट में बुलाती है। एक बार मोक ने उसे बोला था कि वो किसी को भी जेल में डाल सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और अगर वो जेल में किसी को डाल सकता है तो वहाँ से निकाल भी तो सकता होगा ना। इसीलिए दाई के साथ साथ बाकी सभी रूममेट्स जू को जेल से निकालने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मोक ये काम करने से मना कर देता है। तब वो सभी लोग उस पर चिल्लाकर उसे गाली देने लग जाते हैं और उसे झूठा बोलते हैं। तब जाकर वो जू को जेल से निकलवाने की उनसे प्रॉमिस करता है और दाई को अगले दिन उनसे मिलने के लिए बोलता है। अगले दिन मोक के कहे मुताबिक डिटेंशन सेंटर के ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए दाई कुछ गिफ्ट्स और पैसे लेती है, पर उन्हें किसी ऑफिसर से एम्प्लॉयमेंट प्रूफ की ज़रूरत थी, नहीं तो पुलिस जू को एक जॉबलेस क्रिमिनल समझेगी। अब जू किसी ऑफिस में काम नहीं करता था, इसीलिए दाई उसी टीवी प्रोडक्शन हाउस में जाती है जहां पर वो पहले काम किया करती थी। वहां पर वो प्रोड्यूसर जियान को जू के नाम पर एक एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लिख कर देने को बोलती है, लेकिन जियान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि जॉब छोड़ने का टाइम दाई उन पर चिल्लाकर उन्हें बुरा भला बोलकर चली गई थी। ऊपर से दाई के क्रिमिनल बॉयफ्रेंड जू के लिए ऐसे झूठे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लिख वो अपनी कंपनी की इमेज खराब नहीं करेंगे। दाई तो अब यहाँ पर उम्मीद खो चुकी थी, क्योंकि इसके अलावा उसे और किसी कंपनी के बारे में पता नहीं था। तभी उसे डायरेक्टर भी आवाज़ देती है और उसे ढंग से रहने की एडवाइस देती है, नहीं तो उनकी इमेज के लिए ही बुरा होगा, क्योंकि दाई पहले उनकी एम्प्लॉय हुआ करती थी। ये बात सुनकर दाई गुस्से में बे पर चिल्लाने लग जाती है। तभी बे उसे जू के लिए खुद की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लिख कर देती है। एक टाइम पर दाई उनके लिए काम करती थी और वो हमेशा उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी। उसी के बदले में बे ने आज उसकी हेल्प की थी। ये देखकर दाई उसे थैंक यू बोलती है कि कम से कम कंपनी में काम करने का उसे कोई तो फायदा हुआ। इस पॉइंट पर जू को जेल से निकालने के लिए दाई के पास सभी डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ तक कि मोक ने एक डॉक्टर को रिश्वत देकर जू का नकली मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा लिया था, ये शो करने के लिए कि जू को ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम है, जो जानकर अथॉरिटीज उसे मेडिकल टर्म पर घर जाने दे। जिसके बाद दाई पास में मौजूद एक स्टोर पर जाती है मोक और अपने लिए नूडल्स खरीदने के लिए। तभी उसे जू के फादर जैंग का कॉल आता है, जो उसे जू के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तब दाई यहाँ पर उन्हें जू के जेल में होने के बारे में नहीं बताती, सिर्फ उन्हें झूठ बोल देती है कि जू काम में बिजी है, इसीलिए कॉल नहीं उठा रहा। जैंग को पहले से ही जू और दाई के रिलेशन के बारे में पता था, इसीलिए वो दाई को उनकी फैमिली से मिलने के लिए घर पर बुलाते हैं। दाई उनसे मिलने का प्रॉमिस करती है, पर उसे कहीं ना कहीं पता था कि अब जू और उसका रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके बाद दाई फिर से अपने काम में लग जाती है, जिस दौरान शॉप ओनर की सिस्टर से दाई की कुछ बातचीत हो जाती है। तभी वहाँ पर मोक आता है। उसने अब तक डिटेंशन सेंटर से बात कर ली थी। उसे लगता है कि येमिंग इस केस को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगा, तो जू का जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। इसीलिए मोक दाई को जू का केस खत्म करने के लिए येमिंग के साथ सेटलमेंट करने की एडवाइस देता है। येमिंग ने उसके साथ जो कुछ भी किया था, उसके बाद दाई उसके सामने भी नहीं आना चाहती थी, पर उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए रात को येमिंग से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। उस टाइम येमिंग अपने कुछ दोस्तों और ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ डिनर कर रहा था। अब उन लोगों के सामने वो दाई को कुछ बुरा भला नहीं बोल पाता, उसे घर से नहीं निकाल पाता, नहीं तो दाई उन सब के सामने उसकी सच्चाई बता देती और येमिंग की रेपुटेशन खराब हो जाती। इसीलिए वो दाई को बेडरूम में बात करने के लिए लेकर जाता है, पर दरवाज़ा खुला ही छोड़ता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अब दाई उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। दाई यहाँ पर उसे जू पर किया हुआ केस वापस लेने के लिए बोलती है। अगर जू पर लंबा केस चला तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो कभी भी डायरेक्टर नहीं
नहीं बन पाएगा। अगर इसके बदले उसे यिमिंग के साथ सोना पड़े तो इसके लिए भी वो तैयार थी। साथ ही उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब यिमिंग को दे देती है। यिमिंग को भी अच्छे से पता है कि गलती उसी की है, ये सब वो दाई से बदला लेने के लिए कर रहा है। इसीलिए दाई वहीं पर अपने कपड़े उतारने लग जाती है और यिमिंग को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है, लेकिन उसके बदले उसे जू का केस वापस लेना होगा। दाई की ये सारी बातें वहां पर मौजूद यिमिंग के गेस्ट सुन रहे थे और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए यिमिंग दाई की बात मान जाता है, यहाँ तक कि उससे लिया हुआ 20,000 युआन भी वापस कर देता है। फिर वो दाई के साथ पुलिस स्टेशन जाकर जू का केस वापस लेता है और अब 1-2 हफ्ते में जू पर लगे हुए सभी चार्जेस हटाकर उसे घर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जाते जाते यिमिंग वही सवाल दाई से करता है कि जो सालों बाद या 2005 में ब्रेकअप के बाद दाई जू से करने वाली है, कि क्या उन दोनों का ये रिश्ता वर्थ इट है और प्यार के लिए इतनी प्रॉब्लम झेलना वर्थ इट है। दाई को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कहानी फिर से 2024 में आती है। आखिरी वीडियो में दाई और जू का ब्रेकअप हो चुका था और यहाँ पर शेन और टोंग के बीच हुए चैलेंजेस में टोंग जीत चुका था। इसलिए चैलेंज के प्राइस के हिसाब से शेन आज रात उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी। दोनों रात को अब बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। फिर कल टोंग अपने होम टाउन जाने वाला था, इसलिए आज आखिरी रात टोंग शेन से उनके बीच के रिलेशनशिप को क्या नाम दे ये पूछता है, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स तो नहीं थे। दाई और जू के वीडियोस देखते देखते दोनों एक दूसरे की तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो चुके थे। यहाँ पर शेन के मुताबिक उनके रिलेशनशिप को सिचुएशनशिप मानती है, लेकिन टोंग उनके रिश्ते को मिले इस टैग से खुश नहीं था। पर वो इस टाइम पर शेन से कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद कहानी 2010 में आती है, जहाँ पर जू जेल से बाहर आ चुका था और सभी रूममेट्स के साथ मॉक खुशी से जू का वेलकम करता है। इस दौरान जू की नज़र सिर्फ दाई पर ही थी, पर यहाँ पर दाई हल्का सा ही जू को देखकर स्माइल करती है। वहीं आज जू के आने की खुशी में मिंग सभी के लिए डम्पलिंग बना रहा था और जू उसमें मिंग की हेल्प करने लग जाता है। इस दौरान दाई को मोक से पता चलता है कि उसने जू को दाई के बारे में सब कुछ बता दिया है, कि जू को जेल से निकालने के लिए दाई ने क्या करा, कितनी मुसीबतें झेली। ये सब मोक ने दाई और जू का रिलेशनशिप पहले की तरह ठीक करने के लिए किया था। तभी दाई की नज़र विंडो से बाहर दिख रही सनसेट पर जाती है। उसे तब जू की वही बात याद आती है जो उसने ग्रेजुएशन के टाइम पर 2007 में उसे की थी, कि सनसेट के आखिरी घंटे को मैजिक आवर्स कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत टाइम है। इसके बाद अंधेरा छा जाता है। दाई के मुताबिक उनके रिलेशनशिप का मैजिक आवर कब का ख़त्म हो चुका है। अब उनका प्यार अंधेरे में कहीं डूब चुका है। अगर इसी तरीके से वो लोग साथ रहे तो ना ही उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी और ना ही उनके सपने पूरे होंगे। दोनों ही बस एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाएंगे। इसलिए दाई ने जू के साथ ब्रेकअप करके घर जाने का डिसाइड कर लिया था। अब जू के पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए 3 महीने का रेंट वो पे कर देगी। उसके बाद का रेंट वो मोक को जू से मांगने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद जू दाई के लिए डम्पलिंग्स लेकर रूम में आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो दाई से क्या कहे। उसकी वजह से दाई को जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसकी माफ़ी वो उससे कैसे मांगे। उनके रिलेशनशिप की नई शुरुआत करने के लिए वो दाई से कैसे बोले। जब कुछ भी समझ नहीं आता तब जू दाई से जेल में हुआ इंसिडेंट बताने लग जाता है, लेकिन दाई का उन बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं था। अचानक वो जू के करीब जाती है और उसे किस कर देती है। जू भी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इस चीज़ से जू काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि उनका रिलेशनशिप पहले जैसा हो चुका है, अब सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी है। पर वो गलत था। दाई बस एक आखिरी बार उसे प्यार करना चाहती थी। जिसके बाद आधी रात को वो अपना सामान पैक करके अल्कोहल की बोतल को पूरा ख़त्म करके रूम से निकल जाती है। जो ये सभी चीज़ें अपने आसपास मौजूद मिरर में देख रहा था। पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दाई को रोकने की। वो बस सोने का नाटक करता रहता है, पर वो ऐसे कैसे दाई को जाता हुआ देखे। इसलिए वो तुरंत अपने कपड़े पहनकर मेट्रो के लिए निकल जाता है। लकीली उसे दाई वहाँ पर मिल जाती है। वो एक सीट में आंख बंद करके बैठी हुई थी। उसे पता चल चुका था कि जू उसके पास ही खड़ा है, लेकिन ना तो दाई उसे कुछ बोल पाती है और ना ही जू उसे रोकने की हिम्मत जुटा पा रहा था। आखिर उसने उसके लिए किया क्या जो वो उसे बीजिंग की इस प्रॉब्लम भरी लाइफ और उनकी रिलेशनशिप में बांध कर रखे। ऊपर से उसने हमेशा उसको मुसीबत में ही डाला है और दाई भी केसक से जू को उसे रोकने के लिए कहे, क्योंकि उसकी वजह से आज तक जू अपने डायरेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाया। पहले जिस बीजिंग सिटी में दोनों खुशी में घूमते थे, आज उसी सिटी में दोनों अनजान पर्सन की तरह आसपास खड़े हुए थे, जैसे कि दोनों ने एक दूसरे से बात करने का हक खो दिया हो। जब ट्रेन दाई की डेस्टिनेशन पर आकर रुकती है तब जू उसे रुकने के लिए बोल तो नहीं पाता, लेकिन वो रोते रोते उसका बैग पकड़ लेता है। पर दाई रोते हुए वहां से चली जाती है। कहानी अब फिर से 2024 में आती है, जहाँ पर टोंग अपने होम टाउन जा रहा था।
आखिरी टाइम पर दोनों को ही एक दूसरे से कुछ बोलना था, लेकिन दाई और जू की तरह वो भी कुछ बोल नहीं पाते, जिसके बाद टोंग वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स ना बताने का अफसोस हो रहा था, इसीलिए टोंग वापस से शेन के रूम में आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को हक करके किस करते हैं, पर फीलिंग्स अब भी एक दूसरे को नहीं बता पाते। जाने से पहले टोंग शेन को दाई और जू की लव स्टोरी का वही हार्ड डिस्क देता है, लेकिन शेन के लिए दाई और जू का ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, इसलिए वो उस हार्ड डिस्क को डस्टबिन में फेंक कर टोंग को बाई बोलकर चली जाती है और टोंग उसे जाते हुए बस देखता रहता है। कहानी अब फिर से 2010 में आती है, जहां अब उस रूम में जू अकेला था और उसके साथ अब सिर्फ दाई की यादें थी। वहाँ पर वो अल्कोहल की खाली बोतल भी थी, जिसे दाई ने पूरा पीने के बाद उनका रिलेशनशिप ख़त्म करके जाने का डिसाइड किया था। जब उसका और दाई का रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो उसने सोचा था कि उनका रिलेशनशिप एक नेवर एंडिंग ट्रेन जर्नी की तरह होगा, पर अब दाई उनकी प्यार की इस ट्रेन से पहले ही उतर चुकी थी। लेकिन अब भी वो इसी प्यार की ट्रेन में दाई का वेट कर रहा था कि शायद वो वापस आए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।